हम सभी के अंदर ना कहीं एक अजीब सी उत्सुकता होती है हम्म। उन दुनिया की उन जगहों के बारे में जानने की जहां जाना किसी बुरे सपने से कम माना जाता है। बिल्कुल एक डार्क क्यूरियोसिटी होती है। एग्जैक्टली जब भी ये दुनिया के सबसे खतरनाक देश जैसी कोई बात सामने आती है ना, तो हमारा ध्यान एकदम से उस तरफ खिंच जाता है। और आज हम इसी उत्सुकता के पीछे के सच को टटोलने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। हाँ, आज हमारे पास दो बहुत ही अलग तरह के स्रोत हैं जिन्हें हम एक साथ रखकर देखने वाले हैं। एक तरफ हमारे पास शैडोज ऑफ इंस्टेबिलिटी द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस नेशंस नाम के काफी सीरियस रिसर्च डॉक्यूमेंट के कुछ अहम हिस्से हैं, जो कि काफी डेटा ड्रिवन है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ज्ञान की दुनिया नाम के चैनल का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है जो इस पूरे विषय को इंसान के स्वभाव और फैक्ट्स के चश्मे से देखता है, जो कि एक बहुत ही अलग और जरूरी नजरिया है। सही बात है। और मैं साफ कर दूं कि हमारा मकसद आज इन देशों की कोई रैंकिंग तैयार करना नहीं है। हम असल में ये समझना चाहते हैं कि आखिर किसी देश की मशीनरी में ऐसा क्या टूट जाता है कि वो रहने लायक ही नहीं बचता। रैंकिंग से ज्यादा ये समझना जरूरी है कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम किसी जगह को खतरनाक का टैग दे देते हैं तो क्या वहाँ के लोग भी उस टैग का हिस्सा बन जाते हैं? मतलब क्या कोई पूरा का पूरा देश सच में बुरा हो सकता है? ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हम इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह ना देखें। अक्सर जब मीडिया या इंटरनेट पर ऐसी बातें होती है ना, तो सारा फोकस सिर्फ गोलियों की आवाज और धमाकों पर होता है। सेंसेशनल चीजों पर ज्यादा ध्यान जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे स्रोत हमें उस सतह के नीचे देखने को कह रहे हैं। असल में खतरा कोई एक दिन में पैदा हुई चीज नहीं है। रातों रात तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये एक लंबा प्रोसेस है जहां किसी देश का पूरा सिस्टम, उसका सामाजिक ढांचा और उसका कानून धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। एक तरह से सब कुछ चरमरा जाता है। हाँ, और हमें उन ट्रिगर्स को समझना होगा जो एक आम और शांतिपूर्ण मोहल्ले को एक ऐसी जगह में बदल देते हैं जहां जहां बस सर्वाइवल ही सबसे बड़ा काम बन जाता है। और सर्वाइवल की जब बात आती है ना, तो हमारे दस्तावेजों में सबसे पहला नाम जो बहुत गहराई से सामने आता है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का केस बहुत ही जटिल है। बहुत ज्यादा। रिसर्च बहुत साफ तौर पे बताती है कि वहाँ कई सालों से युद्ध और अस्थिरता का एक ऐसा माहौल बन चुका है जिसने सुरक्षा के हर एक ढांचे को निगल लिया है। कोई भी सिस्टम बचा नहीं है वहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कोई कहता है कि सुरक्षा की स्थिति खराब है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ सेना तैनात है। इसका असर आम जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। वही तो, इसका मतलब है कि एक आम इंसान के लिए अपने घर से निकलकर दूसरे शहर तक जाना भी एक ऐसा फैसला बन जाता है जिसमें जान का जोखिम हो। कोई सिस्टम नहीं, कोई गारंटी नहीं कि आप सुरक्षित घर लौटेंगे या नहीं। एक कांस्टेंट डर बना रहता है। हाँ, ये एक तरह का परमानेंट डर है जो वहाँ के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। देखिए, जब कोई देश दशकों तक लगातार युद्ध के साए में रहता है ना, तो सबसे पहले उसकी बुनियाद दरकती है। जी। संस्थान खत्म हो जाते हैं, जैसे पुलिस और अस्पताल। बिल्कुल। पुलिस, न्याय व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, ये सब किसी भी समाज को जोड़े रखने वाले धागे होते हैं। अफगानिस्तान के मामले में ये धागे पूरी तरह टूट चुके हैं। और वो जो रिपोर्ट में अस्थिरता शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो शब्द बहुत भारी है। इसका सीधा मतलब ये है कि सत्ता में कौन है, कानून क्या है, ये हर कुछ महीनों या सालों में बदल जाता है। तो कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है। एकदम नहीं। इस अनिश्चितता के कारण न तो कोई बाहर का व्यक्ति वहां इन्वेस्ट करना चाहता है और न ही कोई वहां का नागरिक अपने भविष्य की कोई प्लानिंग कर पाता है, क्योंकि पता ही नहीं कि कल क्या होगा। सही बात है। जब राज्य अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में फेल हो जाता है तो अलग अलग गुट वो जगह ले लेते हैं और फिर हर इंसान बस खुद को बचाने की जद्दोजंग में लग जाता है। पर अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो तो फिर भी एक तरह का खुला संघर्ष है। लेकिन स्रोत हमें एक और उदाहरण की तरफ ले जाते हैं जो शायद इससे भी ज्यादा जटिल है। मेरा मतलब है सीरिया। सीरिया का गृह युद्ध बहुत ही अलग स्तर की तबाही है। हाँ, सीरिया के गृह युद्ध ने जो तबाही मचाई है उसका जिक्र करते हुए दस्तावेज में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि कई शहरों में अभी भी सुरक्षा की स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। और इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। मतलब एक बाहरी दुश्मन से लड़ना एक बात है, लेकिन सीरिया हमें दिखाता है कि जब एक देश अपने ही अंदर टूट जाता है, जब लोग अपने ही पड़ोसियों या अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, तो उसका असर कितना विनाशकारी होता है। वो बहुत पर्सनल हो जाता है। एग्जैक्टली। इमारतें गिरना शायद सबसे छोटी समस्या है, या तो वो विश्वास ही खत्म हो गया है जिस पे एक समाज टिका होता है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें ना, तो बाहरी युद्ध और गृह युद्ध में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर होता है। वो कैसे? देखिए,
बाहरी हमले में अक्सर एक देश के लोग एकजुट हो जाते हैं, उनका सिस्टम एक दिशा में काम करने लगता है। लेकिन गृह युद्ध कैंसर की तरह है जो समाज को अंदर से खोखला कर देता है। अपनों पर ही भरोसा नहीं रहता। बिल्कुल। सीरिया के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब बरसों तक एक ही गली में रहने वाले लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, तो आप उस शहर को रातों रात सामान्य नहीं कर सकते। भले ही गोलियां चलनी बंद हो जाएं। हाँ, शांति समझौते हो जाने या फायरिंग रुक जाने का मतलब ये नहीं होता कि खतरा टल गया है। वो जो शक और नफरत का माहौल बन जाता है ना, वो पीढ़ियों तक चलता है। इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देता है कि स्थिति आज भी सामान्य नहीं है। जो बेसिक ट्रस्ट होता है कि मैं सड़क पर जा रहा हूं और सामने वाला इंसान मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सीरिया जैसे गृह युद्ध से निकले देश में उस ट्रस्ट को दोबारा बनने में शायद कई दशक लग जाएंगे। और इस ट्रस्ट के टूटने का सीधा असर उस देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है, जो फिर से अस्थिरता का एक नया चक्र शुरू कर देता है। एक लूप बन जाता है। हाँ, ये जब हम इस लिस्ट में एक ऐसे देश को देखते हैं जहां न तो अफगानिस्तान जैसा कोई विदेशी दखल है और न ही सीरिया जैसा कोई सीधा गृह युद्ध चल रहा है। आप वेनेजुएला की बात कर रही हैं? बिल्कुल। हमारा स्रोत वेनेजुएला का बहुत ही प्रमुखता से जिक्र करता है। वेनेजुएला को खतरनाक देशों की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इसका कारण बम या मिसाइलें नहीं है, बल्कि वहां की बेकाबू अपराध दर है। क्राइम वहां युद्ध से भी बड़ा खतरा बन गया है। वहां चोरी, लूट और सड़कों पर होने वाली हिंसा का जो स्तर है, उसने पूरे देश को एक अलग ही तरह के वॉर जोन में बदल दिया है। ये खतरे का एक ऐसा रूप है जो बिना किसी घोषित युद्ध के भी लोगों की जान ले रहा है। वेनेजुएला का मामला इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि ये हमें खतरे की एक बिल्कुल नई परिभाषा देता है। हम अक्सर सिर्फ फौजी हमलों को ही खतरा मानते हैं। सही कहा। हम सोचते हैं कि जहां फौज है वहीं खतरा है। लेकिन जब किसी देश का आर्थिक ढांचा पूरी तरह से क्रैश कर जाता है, तो जो हालात बनते हैं वे किसी युद्ध से कम नहीं होते। इकोनॉमी का गिरना भी जानलेवा हो सकता है। वेनेजुएला में जो हो रहा है वो सिस्टम के फेल होने का एक क्लासिक उदाहरण है। जब हाइपर इन्फ्लेशन यानी महंगाई इस हद तक बढ़ जाए कि आपकी महीने भर की कमाई से एक वक्त का खाना ना आए, तो समाज में क्या होगा? लोग भूखे मरेंगे, हताशा फैलेगी, और यही हताशा उस अपराध को जन्म देती है जिसका जिक्र स्रोत में किया गया है। ये एक बहुत ही डरावनी स्थिति है जहां अपराध कोई शौक नहीं बल्कि सर्वाइवल का तरीका बन गया है, मजबूरी बन गया है। हाँ, जब लोगों के पास कोई लीगल तरीका नहीं बचता अपने परिवार को पालने का, तो जो चोरी या लूट हमें बाहर से एक क्रिमिनल एक्टिविटी लगती है, वो उनके लिए शायद कल सुबह तक जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता बन चुकी होती है। वो बस अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपराध को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि ये समझना जरूरी है कि यह अपराध अचानक से आसमान से नहीं टपका है। ये एक चेन रिएक्शन है। ये उस राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का सीधा नतीजा है जिसने लोगों से उनके रोजगार और उनकी डिग्निटी छीन ली है। और यही वजह है कि वेनेजुएला में होने वाली हिंसा सीरिया या अफगानिस्तान से अलग तरह की है, लेकिन उसका असर वैसा ही है। डर तो उतना ही है ना? बिल्कुल। सीरिया में आपको पता है कि फ्रंटलाइन कहाँ है और गोलाबारी कहाँ हो रही है, लेकिन जब अपराधी सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो कोई फ्रंटलाइन नहीं होती। खतरा हर जगह है। आप बस स्टैंड पर खड़े हों या अपनी गाड़ी में हो, खतरा हर जगह है। ये एक ऐसा लो लेवल लेकिन लगातार बना रहने वाला खौफ है जो इंसान को मानसिक तौर पर तोड़ देता है। इंसान किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। आप हर इंसान को शक की नजर से देखते हैं, और जब पुलिस या कानून व्यवस्था भी कमजोर पड़ चुकी हो तो लोग कानून अपने हाथ में लेने लगते हैं, जिससे हिंसा का एक कभी न खत्म होने वाला लूप बन जाता है। और इन सब चरम स्थितियों को समझने के बाद हमारे दोनों स्रोत, चाहे वो रिसर्च डॉक्यूमेंट हो या फिर ज्ञान की दुनिया का नजरिया, हमें एक बहुत ही गहरी और इंसानी सच्चाई की तरफ ले जाते हैं, जो कि इस चर्चा का कोर है। स्रोत में एक लाइन है जो मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का केंद्र है। उसमें कहा गया है कि दुनिया में कोई भी देश पूरी तरह बुरा नहीं होता, हर देश में लाखों अच्छे लोग रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे हम अक्सर अपनी सहूलियत के लिए भूल जाते हैं। जब हम न्यूज़ में किसी देश का नाम सुनते हैं और उसे खतरनाक का लेबल दे देते हैं, तो हम अनजाने में वहां के हर एक नागरिक को उसी नजरिए से देखने लगते हैं। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इन तथा कथित खतरनाक देशों में रहने वाले 99% लोग इस खतरे का कारण नहीं है, बल्कि वे सबसे बड़े पीड़ित हैं। वो तो बस वहां फंस गए हैं। बिल्कुल। अगर हम गहराई से देखें तो कोई भी जगह सिर्फ 3 चीजों की वजह से नर्क में तब्दील होती है: युद्ध, भयंकर गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता। और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, और ये तीनों चीजें अक्सर एक दूसरे के साथ चलती हैं। राजनीतिक अस्थिरता आती है तो नीतियां नहीं बनती, विदेशी कंपनियां देश छोड़ देती हैं, जिससे नौकरियां चली जाती हैं। है
जो भयानक गरीबी लेकर आती है। और जब पेट खाली होता है और कोई भविष्य नहीं दिखता, तो वही गरीबी या तो चरम अपराध में बदल जाती है, जैसे हमने वेनेजुएला में देखा, या फिर सीरिया की तरह। हाँ, या फिर वहां के युवाओं को किसी भी विद्रोही गुट या गृह युद्ध में धकेल देती है, जैसे सीरिया में। इसमें उस आम आदमी की क्या गलती है जो सिर्फ सुबह उठकर अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता था? सही बात है, उस आम आदमी की कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ सिस्टम के इस क्रैश का शिकार हो गया है, और इसी इंसानी पहलू को समझना जरूरी है। तभी हम सही तस्वीर देख पाएंगे। अब अगर हम ज्ञान की दुनिया चैनल के उस अप्रोच को देखें ना, तो वो एक बहुत ही रियल ह्यूमन साइकोलॉजी को हिट करता है। वो अपने वीडियो में शुरुआत करते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक देश कौन सा है, जहां जाने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। एक सस्पेंस बनाते हैं। हाँ, लेकिन फिर वो असल मुद्दे पर आते हैं, और मुझे उनके शब्द बहुत सही लगे। वो कहते हैं कि तो दोस्तों, दुनिया में कोई भी देश पूरी तरह बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों पर हालात ऐसे होते हैं जहां रहना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। और फिर वो अपने दर्शकों से कहते हैं कि अगर आपको ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स जानना पसंद है, तो अभी ज्ञान की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो बात है, ये बहुत दिलचस्प है। वो लोगों की उत्सुकता का इस्तेमाल करके उन्हें अवेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हम इंसानों को हमेशा एक्सट्रीम चीजों को जानने की एक अजीब सी भूख होती है। सबसे खतरनाक या सबसे रहस्यमयी जैसी चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं। ये हमारी उस साइकोलॉजी का हिस्सा है जहां हम सुरक्षित बैठकर दुनिया के उन कोनों को देखना चाहते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा है। एक तरह का डार्क टूरिज्म कह सकते हैं इसे। बिल्कुल, ये एक तरह का डार्क टूरिज्म है जो हम अपने फोन या लैपटॉप पर करते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है, बशर्ते हम सिर्फ उस शॉक वैल्यू या दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स तक सीमित न रहें। हमें उससे कुछ सीखना भी चाहिए। हाँ, जब वो चैनल ये बात सामने रखता है कि कोई भी देश पूरी तरह बुरा नहीं होता, तो वो असल में हमें एक चुनौती दे रहा है। किस तरह की चुनौती? चुनौती ये है कि इन फैक्ट्स को जानने के बाद क्या हमारा नजरिया बदला? क्या हम उन देशों के लोगों के प्रति थोड़ी और सहानुभूति महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि जब हम किसी देश को उसके हालातों के चश्मे से देखते हैं, तो हमें वहां के क्रिमिनल या आतंकवादी नहीं, बल्कि वहां के लाचार लोग दिखाई देते हैं जो उस टूटे हुए सिस्टम में सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सहानुभूति ही वो पुल है जो हमें सिर्फ डेटा कंज्यूम करने वाले रोबोट से अलग बनाते हैं। हाँ, एम्पैथी बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ ये याद रख लें कि अफगानिस्तान में गोलियों की आवाज के बीच कोई पिता अपने बच्चे को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है, या वेनेजुएला में कोई माँ इस बात को लेकर परेशान है कि कल का खाना कैसे आएगा, तो हमारा उस खतरनाक देश के टैग को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। वो भी हमारे जैसे ही इंसान है। हाँ, हम सिस्टम की नाकामी और इंसान की मजबूरी के बीच का फर्क समझने लगते हैं। और यही फर्क समझना हमारे खुद के समाज के लिए भी जरूरी है, ताकि हम भी उन गलतियों से बच सकें। बिल्कुल। जब हम इन खतरनाक देशों की केस स्टडीज को करीब से देखते हैं, कैसे सीरिया में सोशल फैब्रिक टूट गया, कैसे वेनेजुएला में इकोनॉमी के साथ साथ मोरालिटी भी करमरा गई, तो हमें यह एहसास होता है कि कोई भी समाज जन्म से खतरनाक या जन्म से सुरक्षित नहीं होता। हालात इंसान को बनाते या बिगाड़ते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की मशीनरी कितनी मजबूत है, वहाँ के लोगों में एक दूसरे के प्रति कितना विश्वास है, और वहाँ का नेतृत्व कितना स्थिर है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमारे स्रोतों ने हमें खतरे के कई अलग अलग चेहरे दिखाए हैं, जो कि काफी आंखें खोलने वाले थे। हाँ, हमने देखा कि कैसे अफगानिस्तान में लंबे समय तक चलने वाले युद्ध ने पूरे के पूरे बुनियादी ढांचे को खत्म कर दिया है, जिससे एक ऐसा वैक्यूम बन गया है जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। सिस्टम का पूरा कोलैप्स। हमने सीरिया के गृह युद्ध को समझा, जो ये साबित करता है कि जब एक देश अपने ही लोगों से लड़ता है, तो जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है, उसकी भरपाई पीढ़ियों तक नहीं हो पाती। वो बहुत गहरा घाव होता है। और हमने वेनेजुएला का वो पहलू देखा जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, जहां बिना किसी मिसाइल या फौज के सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक पतन ने देश को एक हाई क्राइम जोन में बदल दिया है, जहां सर्वाइवल ही सबसे बड़ी लड़ाई बन गई है। और इन सब उदाहरणों के बीच जो एक बात लगातार गूंजती है, वो यही है कि इन देशों को वहां के आम नागरिक नहीं, बल्कि वे खराब हालात और टूटे हुए सिस्टम खतरनाक बनाते हैं। सिस्टम की नाकामी ही असली विलेन है। हाँ, ये जानकारी हमें दुनिया को एक ब्लैक एंड व्हाइट नजरिए से देखने से रोकती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई देश पूरी तरह से फेल हो जाता है, तो उसका असली खामियाजा उन लाखों आम लोगों को उठाना पड़ता है, जिनका इन राजनीतिक खेलों से कोई लेना देना नहीं होता। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे है।
हमें उन देशों को सिर्फ उनके बिगड़ते हुए हालातों या अपराध के आंकड़ों से जज करने के बजाय उस जड़ को देखना चाहिए जिसने उस देश को वहां तक पहुंचाया। और इसी बात से एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? देखिए, हमने देखा कि कैसे राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक पतन और गृह युद्ध ने इन देशों की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। तो क्या आज हम जिन देशों को बहुत ही सुरक्षित, विकसित और शांत मानते हैं, वो हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं? ये तो बहुत डराने वाला विचार है। अगर दुनिया के किसी भी तथाकथित सुरक्षित देश में अचानक से कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ जाए, वहां की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाए और समाज में एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो जाए, तो क्या वो देश भी सिर्फ कुछ ही सालों में कल का वेनेजुएला या सीरिया नहीं बन सकता? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। क्या हमारी वर्तमान सुरक्षा कोई पक्की गारंटी है, या फिर ये सिर्फ एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जो किसी भी दिन टूट सकता है?